एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फिग्मा पे चलते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग इमेजेस हैं। तो ये बेसिकली है क्या, एक कोई भी एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें जो हमारा पूरा एनिमेशन है उसका एक ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले उसके लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन एक एनिमेशन को और बेहतर बनाता है। तो आप देख सकते हो इसमें मैंने टोटल आपको 3 इमेजेस दिख रहे होंगे। ये बेसिकली है क्या, ये वीडियो के हमारे 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम एप्पल डायनेमिक आइलैंड एनिमेशन को कुछ ऐसा बनाएंगे जो आपने यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस में देखा होगा। दूसरे पार्ट में हम इसी सेम एनिमेशन को कुछ इस तरह और थर्ड वीडियो में कुछ इस तरह एनिमेट करेंगे। इसके अंदर और भी मल्टीपल एनिमेशन ऐड होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सबसे पहले चलते हैं और इस तरीके का हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है इंस्पिरेशन लेना, तो ये वीडियो एप्पल डायनेमिक आइलैंड के ऊपर ही होने वाला है। इसलिए मैं इंस्पिरेशन के रूप में एप्पल के एनिमेशन से ही इंस्पायर होके इस तरीके का लोकेशन या डायरेक्शन बेस्ड एनिमेशन क्रिएट करूँगा। तो चलते डायरेक्ट आफ्टर इफेक्ट पे और एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने एनिमेशन बनाया है, एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। कुछ इस तरीके का एनिमेशन होने वाला है। बाकी के एनिमेशन मैं आपको वीडियो 2 में करके बताऊँगा। इस वीडियो में इस एनिमेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मैंने एक बेसिक सा कॉम बनाया है जिसकी बेसिक से डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप कंट्रोल के करके इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को देख सकते हैं। इसकी नॉर्मल विथ एचडी क्वालिटी में 9020x1080p और 29 और फ्रेम रेट है इसका। 30 सेकेंड का इसका ड्यूरेशन है। आप 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक इस एनिमेशन का टाइमलाइन रख सकता है। नाउ इस एनिमेशन को क्रिएट करने से पहले मैं इस इमेज को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये इमेज एक बेसिकली स्क्रीनशॉट है। आप एप्पल के डायनेमिक आइलैंड से इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये बस मैंने एक इस डायनेमिक आइलैंड का ओवरव्यू बनाने के लिए लिया है। आप इसको यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी। ना वो क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो इस तरीके का अगर मुझे नॉच क्रिएट करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि कुछ एक बेसिक सा शेप लेयर बनाऊँगा कुछ इस तरीके का, एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल के रूप में। और इस शेप लेयर में ना अगर आप अभी देखो तो आपको इस शेप लेयर पे मल्टीपल की पॉइंट्स दिख रहे होंगे। एक बार मैं इसको सेंटर कर देता हूँ इसके पॉइंट को। तो इसका एक शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्ट और होम से आप शॉर्टकट यूज़ करके कर सकते हो, या आप इस पर डबल टैप करोगे तो भी ये सेंटर हो जाएगा। तो इस पे आप देख रहे हो कि मल्टीपल यहाँ पे आपको की पॉइंट्स दिख रहा हो। और अगर मैं भी आपको स्केल का यूज़ करके दिखाऊँ, स्केल प्रॉपर्टी का, मैं अगर यहाँ पे इसको लिंक अनलिंक कर दूँ तो आप देख सकते हो मैं अभी 2 ही डायरेक्शन से इसको मूव कर सकता हूँ, या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर मुझे इस तरह का नॉच बनाना है और जो एप्पल डायनेमिक आइलैंड को एकदम परफेक्ट ओवरव्यू करे, तो इसके लिए मुझे इसे बेजर पाथ में कन्वर्ट करना होगा। बेजर पाथ क्या होता है, किस तरह काम करता है, क्यों यूज़ करते हैं, हम आगे अभी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे बेजर पाथ में कैसे कन्वर्ट करूँगा, आप इसके कॉन्टेक्स्ट के ऑप्शन में रेक्टेंगल 1 पे क्लिक करो, इसके मल्टीपल ऑप्शन को ओपन करो और यहाँ पे आपको पोजीशन पैरामीटर दिख रहा होगा। तो रेक्टेंगल के पैरामीटर पर क्लिक करके मैं पोजीशन को पैरामीटर को भी क्लिक करूँगा और इस पर राइट क्लिक करके मैं कन्वर्ट टू बेजर पाथ कर दूँगा। अब आप देखोगे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन दिख रहा होगा पाथ का। अब मैं इस रेक्टेंगल पाथ 1 को डिसेबल कर दूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग पाथ बन गए और हमें एक की ज़रूरत है। नाउ अगर अब आप पाथ पे क्लिक करो तो आप देख रहोगे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। अब आप अलग अलग कॉर्नर को अलग अलग तरीके से एनिमेट कर सकते हो। अब आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शन ज़्यादा होंगे पहले से। नाउ अब अगर अभी आप ध्यान से देख रहे होगे तो आपके जो नॉच है, ये एप्पल का ये वाला जो नॉच है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके बहुत ज़्यादा राउंड है, कॉर्नर इसके राउंड है। अगर मैं नॉर्मल राउंडनेस यूज़ करूँ इस पर क्लिक करके, एक सेकेंड, और अगर मैं इसको नॉर्मल राउंडनेस से क्लिक अगर मैं इसको ड्रैग करके आगे बढ़ाऊँ, मैं कितना ही पॉइंट वैल्यू कर दूँ, लेकिन इस पर कोई भी एनिमेशन या राउंडनेस का वैल्यू यूज़ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अभी ये बेजर पाथ में कन्वर्टेड है। इसलिए हमें कॉन्टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके हमें एक ऑप्शन ऐड करना होगा जिसे हम कहते हैं राउंड कॉर्नर।
अब इसकी मदद से आप अपने हिसाब से जितना चाहो उतना राउंड कर सकते हो। तो मैं अभी एक यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा और एक पाथ के ऊपर की फ्रेम लगाऊंगा और मैं यू टैप करके अपने जो दोनों पे मैंने की फ्रेम लगाया है वो मेरे सामने आ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट काम ये है, मैं एक बार रेडियस को कम कर देता हूँ। अब हमारा काम ये है कि हम इस नॉच के बराबर के लिए एक परफेक्ट शेप लेयर क्रिएट करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पाथ का ऑप्शन पे जाएंगे और फिर अब हम अपने हिसाब से आप एरो की से बिल्कुल ड्रैग करे कर सकते हो या आप कंट्रोल और अपने माउस की मदद से इसको आप परफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ना अब मैं इसके चारों ऑप्शन को इस हिसाब से बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। आप पाथ पे क्लिक करके रखोगे तभी आप पे चार ऑप्शन मिलेंगे। ना अभी मैंने आप देख सकते हो मैंने ऐसा कुछ क्रिएट कर लिया और मैं ओबेसिटी से इसकी ओबेसिटी कम कर देता हूँ कुछ इतना और रेडियस से इसको एक बार मैच कर देता हूँ जितना इसका नॉच है। ना अभी एकदम ये ठीक ठाक मैच हो गया। अब हम काम आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात और, मैं इस वीडियो में ये कोई आइकन और ये टाइम एनिमेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ एनिमेट करना चाहूँ तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये एनिमेट करके दिखा रहा हूँ। आप खुद से ये मल्टीपल चीज़ें ऐड करो और खुद से एनिमेट करो, जिससे ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए। ना वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है पाथ को एनिमेट करना कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमें एनिमेट करना है इसको। तो मैं पाथ के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसको एरो की से कुछ इतना आगे बढ़ा लूँगा और दोनों साइड से मैं इतना ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर अभी आपको लग रहा है कि आपका राउंडनेस कम है तो आप यहाँ से राउंडनेस को और इंक्रीज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन आई थिंक ये परफेक्ट है। 30 ही, आई थिंक 32 ज़्यादा परफेक्ट होगा। हाँ, तो यहाँ मैंने 32 रख लिया और अभी आप देखो तो यहाँ पे मेरी वैल्यू होगी इसकी रेडियस पे इतना कुछ और मैंने शायद पहले की फ्रेम पे पॉइंट नहीं डाला। और देखो अब हमारा एक बेसिक सा एनिमेशन तैयार हो गया है कुछ इस तरीके का। अब आप इसके टाइमलाइन पे जाओ और इसको F9 प्रेस करके इजी ईज कर लो। आप इजी ईज यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, यहाँ से की फ्रेम असिस्टेंस और यहाँ से इजी ईज। अगर आपको अब भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप इस आइकन पे दबाओ और यहाँ से आप स्पीड ग्राफ को एडिट कर सकते हो, एडिट स्पीड ग्राफ कुछ इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि अब भी बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप स्पीड ग्राफ को और आगे बढ़ा सकते हो इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। कुछ ऐसा। अब आई थिंक इस साइड से थोड़ा सा ये पाथ कम इंक्रीज हुआ है, तो इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ना अब ये परफेक्ट है। ठीक, इसका कलर हम लास्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एनिमेशन में देखो यहाँ पे तो यहाँ मैंने एक डायरेक्शन के इस सिंबल का यूज़ किया है और इस टाइम का यूज़ किया, 0.5 नंबर का यूज़ किया मैंने। तो मैं यहीं पे यही सेम चीज़ बना लेता हूँ।
यहाँ मैं जाता हूँ न्यू में टेक्स्ट में और ऐड करता हूँ 0.5। आप कोई भी नंबर ऐड कर, तो यहाँ पे कोई नया नंबर ले लेता हूँ, 2.6 ले लेता हूँ यहाँ पे। और इसके पोजीशन और स्केल को एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अभी मैं इसकी कलर वाइट रख रहा हूँ। अभी तो मैंने ये वाला आइकन लिया, आप कोई भी आइकन ले सकते हो जो भी आपको पसंद है। ठीक है, तो फिल का काम हम अभी कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं वाइट कलर रखना चाहता हूँ और जो हमारा बेजियर पाथ है ये शेप लेयर 1, इसका मैं नाम चेंज करके बेजियर पाथ कर रहा हूँ। और इस पे मैं फिल कलर का यूज़ कर रहा हूँ और इसका कलर मैं ब्लैक कर रहा हूँ। और अभी अगर आप एनिमेशन दे दो तो आपको कुछ अभी कमी लगेगी। लो ठीक है, अब हमारा ये नॉच एनिमेट हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमें इस आइकन और इस टाइम को एनिमेट करना, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पोजीशन की फ्रेम और ओबेसिटी की फ्रेम को चेंज करना। तो मैंने इसको एनिमेट करने के लिए, जहाँ पे ये नॉच अपने फुल पोटेंशियल पे इंक्रीज़ हो रहा है, इस जगह पे मैंने इन दोनों में एक एक पोजीशन और एक ओबेसिटी की फ्रेम लगा दिया। और कुछ सेकंड पहले इस पोजीशन की फ्रेम को बैकवर्ड करके और इस साइड भी थोड़ा सा बैकवर्ड करके, और मैंने इसकी ओबेसिटी को 0 कर दिया। अगर आप अब एनिमेशन को देखो, कुछ ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा फास्ट है, अब इसको अपने हिसाब से स्लो फास्ट जैसा आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। आई थिंक ये अब भी बहुत ज़्यादा स्लो है। ना हमारा एनिमेशन का पहला स्टेप क्लियर हो गया। आप इसको थोड़ा सा और टाइम अपना देके और आप इसको और अच्छा क्रिएट कर सकते हो। ना हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, जिसमें हम एनिमेशन को कुछ इस तरह का क्रिएट करेंगे। इस तरह का आइकन्स, टेक्स्ट, और ये एक्स्ट्रा मैंने लगाया है। वैसे अगर आप एप्पल के जो डायरेक्शन एनिमेशन है उसको आप देखो तो वहाँ ये आइकन यूज़ नहीं हुआ है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आइकन लगाना चाहते हो। ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है। आप वो सेम आइकन यूज़ कर सकते हो। गूगल पे आप जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा वो सेम आइकन, या तो आप फिग्मा या इलस्ट्रेटर में भी कहीं क्रिएट कर सकते हो। तो ठीक है बेज़र, तो एनिमेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप एप्पल के जो डायनामिक आइलैंड एनिमेशन है उसको और अगर आप इस एनिमेशन को देखो तो इसमें एक बाउंस इफेक्ट सा यूज़ हुआ है इसमें, लेकिन अभी तक हमने इसमें बाउंस इफेक्ट बनाया नहीं है। और इस वीडियो में मैं किसी भी एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं करने वाला बाउंस इफेक्ट लगाने के लिए। अगर आपको बाउंस इफेक्ट या बेजियर पाथ और अच्छे से सीखना है
तो मैंने इसके लिए पहले एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, नोट्स ऐप यूआई एनिमेशन में। मैंने उसमें बेजियर पाथ का एक इससे अच्छा ऑप्शन बताया आप कहाँ यूज़ कर सकते हो दूसरी जगहों पर यूआई एनिमेशन में। तो यहाँ हम क्रिएट करेंगे बाउंस एनिमेशन को विथआउट एनी एक्सप्रेशन। तो बेसिकली होगा कैसे कि बाउंस एक्सप्रेशन काम इस तरह करता है ना कि जब कोई ये एनिमेशन के पहले प्रिंसिपल को फॉलो करता है, स्ट्रेच और स्क्वीज़ को, तो हम वही प्रिंसिपल का यूज़ करके इस बाउंस एक्सप्रेशन को क्रिएट करेंगे की फ्रेम की मदद से। तो हम करेंगे क्या कि हम जहाँ पे एनिमेशन एंड हो रहा है उस जगह पे हम पाथ को अपने इससे 5 फ्रेम आगे बढ़ा देंगे। इसे आप इससे बढ़ा सकते हो एरो की से काउंटिंग करके 1 2 3 4 5, और इस साइड से भी 1 2 3 4 5। मैं 2 फ्रेम और बढ़ा हूँ, शायद मैंने वहाँ 2 एक्स्ट्रा कर दिया, 6 7, और कुछ सेकंड आगे जाके मैं यही 7 की फ्रेम बैकवर्ड कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7, और मैं इन दोनों एनिमेशन पे क्लिक करके इसके यू को कुछ यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। और आप यहाँ पे राउंडनेस का पैरामीटर दो ना दो, बात एक ही जैसी। और अब देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस प्रेशन यूज़ होता हुआ दिखेगा, कुछ ऐसा। आप इस एनिमेशन को जितना समय दोगे ये उतना बेहतर बनेगा। ठीक है, तो हम अपने एनिमेशन में आगे बढ़ते हैं और कुछ इस तरीके का हमें क्रिएट करना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा रहा हूँ इसको कुछ सेकंड का टाइम देने के लिए, और इस एनिमेशन को मैं यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करके एंड कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ये करूँगा कि मैं इस पाथ को क्लिक करके, या तो आप ये भी कर सकते हो कि आपको जो पहला स्टेप है इसको आप कॉपी करो और इस जगह पे एक बार पेस्ट कर दो, या तो आप डायरेक्ट एनिमेशन के लिए यहाँ से ऐसे आगे बढ़ सकते हैं कुछ इस तरीके से एरो की से। तो मैंने पाथ पे एनिमेट कर लिया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैं इसमें राउंडनेस भी क्रिएट करूँ, तो मैं यहाँ पे 50 या 60, आपको जो बेहतर लगा आप वो राउंडनेस रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 60 प्रेफर कर रहा हूँ, इसलिए मैं 60 के रख रहा हूँ राउंडनेस, और इसके वैल्यू में थोड़ी और इंक्रीज कर देता हूँ। ना अगर आप अब एनिमेशन को देख रहे हो तो कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है। ठीक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा फास्ट दिख रहा होगा आपको। आप चाहो तो ये स्टेप फॉलो नहीं भी कर सकते, सीधा आप इस स्टेप पे जंप कर सकते हो यहाँ से कुछ इस तरीके का, और इसकी फ्रेम को सिलेक्ट करो, इसके टाइमलाइन को इंक्रीज कर दो, दैट्स इट, हो गया। तो आपका फाइनल एनिमेशन कुछ इस तरीके का तैयार है। ठीक है, अब हम आगे कुछ
अब हम आगे ये आइकन्स और ये टेक्स्ट लगाएंगे और इसको एनिमेट करेंगे। नाउ दैट्स इट। यही बेसिक एनिमेशन है जो एप्पल डायनामिक आइलैंड में यूज़ होता है। इसको और अच्छा क्रिएट करने के लिए आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आइकन्स को इसके ऊपर इंस्टॉल्ड करते हैं। नाउ इन दोनों के ऊपर मैं फिल कलर कर रहा हूँ और इन दोनों का कलर मैं वाइट रखा। मैं इन दोनों की पोजीशन और स्केल को एडजस्ट करके इस एनिमेशन के बराबर क्रिएट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से। तो देखो अभी मैंने टोटल इसी आइकन को अलग अलग तरीके से रोटेशन पैनल का यूज़ करके अभी ऐसा किया है। आप मल्टीपल आइकन ले सकते हो और अपने हिसाब से और इसे बेहतर बना सकते हो। अब जो मैंने एक इमेज लिया है यहाँ पे ये वाला, ये मैंने फिग्मा में क्रिएट किया है। आप इसको इलस्ट्रेटर में भी क्रिएट कर सकते हो या एप्पल के जो एनिमेशन में आइकन यूज़ हुआ है वो भी आइकन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको मैं और कोई और आइकन यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला है ग्रुप टैब। ठीक है, तो मैं इस आइकन के साथ एक टेक्स्ट भी ले आता हूँ। अब टेक्स्ट में कोई भी मैं यहाँ पे ब्राज़ील टेक्स्ट लिख रहा हूँ और इसके पोजीशन को कुछ इस तरह कर देता हूँ। अब हमारा डिज़ाइनिंग का प्रोसेस ख़त्म। अब हमें बस इतना क्रिएट करना है। एक सेकंड, बेजियर पाथ पे अगर आप जाओ तो अब आपको इन सब का ज़्यादा काम है नहीं। ठीक है, अब अपने बेजियर पाथ पे चलते हैं और इसके एनिमेशन का एंड देखते हैं एक बार। तो आपका एनिमेशन कुछ इस तरह क्रिएट हुआ है।
अब हमें इस जगह पे इन जितने भी हमने आइकन्स और ये टेक्स्ट लगाया है, अब हमें इस जगह पे इसको दिखाना है और कुछ सेकंड बाद फिर से इसको नॉर्मल डायनामिक एरेंट की तरह क्रिएट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपल ओपेसिटी की फ्रेम से ये आराम से क्रिएट हो जाएगा। तो मैं ये टेक्स्ट, ये सारे के सारे आइकन्स या तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, या इसी जगह पे आप ओपेसिटी की फ्रेम का यूज़ करके इसको कुछ इस तरीके से एनिमेट भी कर सकते हैं। इसमें आप टी प्रेस करके ओपेसिटी की फ्रेम को ओपन करो और यहाँ से इसके पैरामीटर 100 ना कुछ सेकंड पीछे जाके जहाँ पे ये डायनामिक एरेंट अपने फुल स्क्रीन पे आ रहा है या हाफ स्क्रीन पे, वहाँ पे इसको आप 0 कर दें और इन सब के लेंथ को इंक्रीज़ कर दें। तो ठीक है, अब हमारा एनिमेशन का इस पार तक कंप्लीट हो गया। मैं F9 करके इसे ईज़ कर रहा हूँ। ना हमारा एप्पल डायनामिक एरेंट का जो बेसिक एनिमेशन है वो यही है। अब आपका काम ये है कि आपको इसको और समय देना है और इसे और अच्छा क्रिएट करना है।